हाय स्टूडेंट, आज हम 12th ग्रेड के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस चैप्टर को हमने पहले भी पढ़ा है, न्यू सिलेबस में स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर था, स्टैंडर्ड 10th में भी कुछ था, लेकिन वहां पर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन स्टैंडर्ड 11th में भी हमने कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके टर्मिनोलॉजी से हम कुछ वेल अवेयर हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 3 वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होंगे। I, that is electric current, V, potential difference, E, EMF, R, resistance। पूरे चैप्टर में इन 4 वर्ड की बहुत ज्यादा हम बात करेंगे, यानी एक बात मैं कह दूं, इन्हीं 4 वर्ड पर पूरा चैप्टर ही है। तो चलिए पहले इन चारों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने सिलेबस की बात करते हैं। I, हमने पढ़ा I is equal to Q by T। What is Q? Q हमने पढ़ा है चार्ज है, T टाइम। देखो फिजिक्स में अगर अपॉन में कोई चीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पर यूनिट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, दैट मींस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर में या सेमी कंडक्टर में, उसे ही हम कहते हैं करंट। और अपॉन में अगर टाइम हो तो एक और टर्मिनोलॉजी लिया जाता है, रेट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। एक टर्म हमने रिपीट किया, चार्ज। जितने बार भी मैंने डेफिनेशन बोला, हर बार एक टर्म रिपीट हुआ, चार्ज। चार्ज को लेकर स्टेट बोर्ड में यानी महाराष्ट्र बोर्ड में कोई इतना ज्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं दिया गया है, सिंपल वे बताया गया है चार्ज के लिए। कहा गया है अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा कुछ एग्जांपल 11th ग्रेड में दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। समझते हैं उस एग्जांपल को। अगर सपोज दैट ये ग्लास रॉड हो, ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ पर ऐसे रब करते हैं, जैसा कि हम बचपन में करते थे, आपने देखा होगा, स्केल को ऐसा हम रब करते थे हेयर में, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था। तो ऐसे ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं सिल्क के क्लॉथ पर, तो क्या होता है, रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के क्लॉथ पर चले जाता है। तो रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लॉथ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव। सिमिलरली ऐसे एक सब्सटेंस है, उसका नाम है एबेनोइट। एबेनोइट रॉड को अगर हम कैट फर यानी बिल्ली की स्किन पर, बालों पर रब करते हैं, तो क्या होता है, बिल्ली की स्किन से इलेक्ट्रॉन निकलकर, वो जो कैट फर होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाता है स्टूडेंट, रॉड में। तो रॉड निगेटिव और कैट फर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर था चार्ज को लेकर। तो जो ये पूरा मोरल इसका क्या है, मैं मोरल आपको बताना चाहता हूं, और यही मोरल हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहा है वो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट उसका नाम ही है, लेकिन यहां नहीं पढ़ने वाले। तो चार्ज से उस चैप्टर की शुरुआत होती है, आपने पढ़ा भी था ग्रेड 11th में। तो सबसे छोटा चार्ज जो है वह हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग किसको बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ये जो पूरा स्टोरी मैंने कहा उसका मोरल मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन होता है। आप चार्ज का डेफिनेशन कैसे बनाए, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज, गेन करने पर नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज डेवलप कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा चार्ज कौन, इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों, क्योंकि चार्ज को जिसने डिफाइन किया था उसका नाम क्या था, कूलम था। यह एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो वही मैंने कहा फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर चार्ज के फ्लो को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम मेजर कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, वो करंट कहलाता है। इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा इसका यूनिट, एसआई सिस्टम में
किसका यूनिट होता है एम्पियर, किसका इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि आई से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसका यूनिट एम्पियर होता है। आई का ए हो गया, क्यू का हमने पढ़ा सी होता है, टाइम का सेकेंड होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कोई पूछेगा व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होता है उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। कहां यूज करते हैं स्टूडेंट, आपने बेसिक लेवल पर इन चीजों को किया है, देखा है। जैसे चार्जर होता है जिससे मोबाइल को चार्ज करते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे उसको रेक्टिफायर कहते हैं, ना कि चार्जर कहते हैं। तो जो रेक्टिफायर है या चार्जर है वह 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 2.5 और 3 एम्पियर तक भी होते हैं। तो जब आप चार्ज करते हो उससे तो फास्ट चार्जिंग होता है और स्लो चार्जिंग होता है। फास्ट चार्जर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2 एम्पियर या 2.5 एम्पियर लिखा रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करना है तो यहां पर क्या करेंगे हम, 2 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 2 एम्पियर। कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ 2 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो, 2 कूलम चार्ज, उसे हम कहेंगे 2 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकेंड में 1 एम्पियर। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, एम्पियर क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ए लिखा जाता है। तो ये पहला टर्म हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे V यानी पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हमें पोटेंशियल समझना है स्टूडेंट, तो चलिए पोटेंशियल समझते हैं। स्टूडेंट अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम पढ़ेंगे फील्ड कैसे डेवलप होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइन ऑफ फोर्सेस जाती है, ग्रेड 10, वैसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ भी फोर्स लाइन जाती है, उसे लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। हम गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए यूज करेंगे, लेकिन मैं इतना डिटेल अभी आपको नहीं बताऊंगा। यह एक फील्ड है। फील्ड तब होगी जब यहां पर पहले से कोई ना कोई चार्ज होगा। चार्ज नहीं है तो फील्ड क्रिएट ही नहीं होगी, यानी यहां पहले से कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। एक चार्ज है इनफाइनाइट पोजीशन पर, उस चार्ज का नाम Q है। चार्ज को कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो घबराना नहीं, कहीं कैपिटल Q हो सकता है, कहीं स्मॉल q हो सकता है। ये इनफाइनाइट पोजीशन है। चार्ज को मैं ला रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, काम यानी वर्क डन करना पड़ेगा। कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट पोजीशन से। कहां पर, एक पॉइंट है ए, उस पर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो ये जो वर्क डन हुआ, इसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। होप पोटेंशियल आपने पहले पढ़ा था, फ्लो ऑफ पोटेंशियल हायर टू लोअर लेवल होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। हमें पोटेंशियल नहीं यूज करना है इस चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म है हमारे इस चैप्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मूव किया जाता है, यहां पर जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट पोजीशन से अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, वहां जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करते हैं, वहां जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मोस्टली पीडी से लिखा जाता है, अदरवाइज कहीं कहीं पर इसको कैपिटल V से भी लिखा होता है। फॉर्मूला क्या होता है, W by Q। व्हाट इज W, वर्क डन। व्हाट इज Q, चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन फॉर कैरिंग पर यूनिट चार्ज। मैंने पर यूनिट वाला कहानी बता दिया है कैसे लेते हैं, नीचे जो भी हो पर यूनिट करो। इसका जो यूनिट होता है वो स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्ट होता है। और वर्क डन का यूनिट हमने पढ़ा ही है, जूल होता है। चार्ज का यूनिट कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल वर्क डन किसके लिए, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए जो 1 जूल वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट।
एक डिवाइस भी है वोल्ट मीटर, जिसमें हम क्या मेजर करेंगे, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। तो ये दूसरा टर्म हो गया। तीसरा हम पढ़ेंगे ईएमएफ और चौथा रेसिस्टेंस। लेकिन ईएमएफ से पहले हम रेसिस्टेंस को पढ़ते हैं, क्योंकि पहला साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओम। आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, ओम्स लॉ। वैसे ओम्स लॉ जब भी करंट वर्ड आ जाएगा ओम्स का नाम पहले आ जाता है। तो जॉर्ज साइमन ओम पहला साइंटिस्ट था जिसने रिलेशन बताया था। किसके किसके बीच में रिलेशन बताया था, आई एंड वी के बीच में। व्हाट इज आई, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा था उसने, अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट देन, ऐसा उसने कुछ कहा था। अब ये वर्ड मेंशन कर दिया फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, किन किन चीजों को हम फिजिकल स्टेट ले सकते हैं। जैसा कि आपके नए सिलेबस को मैंने देखा, उसमें व्हीटस्टोन नेटवर्क के स्टार्टिंग के पहले, जब व्हीटस्टोन नेटवर्क का स्टार्टिंग का पार्ट आप पढ़ोगे तो वहां भी उसने फिजिकल स्टेट की बात की है ओम्स के रूल के अकॉर्डिंग। यानी ओम्स ने किन किन चीजों को फिजिकल स्टेट से जोड़ा है, चलिए उसको समझते हैं स्टूडेंट। अगर ये वायर हो या कंडक्टर हो, कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर का जो एरिया है, ये एरिया, दिस एरिया, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, हर पोजीशन पर सेम एरिया। ये नहीं यहां एरिया ज्यादा है, यहां एरिया कम है, यहां ज्यादा है फिर यहां कम है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म पर क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है वो कम और ज्यादा होंगे, और रेसिस्टेंस कम और ज्यादा होगा तो ओम्स ने जो लॉ दिया है, अभी मैं आपको लॉ बताऊंगा, वो लॉ फॉलो नहीं करेगा। फिर दूसरा चीज ओम्स ने क्या कहा, ओम्स ने कहा जहां ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर से रेसिस्टेंस वेरी करते हैं। आपने पढ़ा होगा थर्मिस्टर, थर्मिस्टर के डेफिनेशन को पढ़ा होगा। थर्मिस्टर एक थर्मली यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेसिस्टेंस है। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, लार्ज चेंज इन रेसिस्टेंस, ऐसा थर्मिस्टर में लिखा था। दो टाइप के होते हैं, पीटीसी और एनटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कहां यूज करते हैं, टेम्परेचर स्टेबलाइजर में। आपकी एसी 24 पर अगर सेट है, रूम का टेम्परेचर 24 हो जाता है, एसी कूलिंग देना बंद कर देती है, कैसे पता चला, वहां थर्मिस्टर लगा होता है। तो स्टूडेंट ओम्स का लॉ देखते हैं, फिर इसकी हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। ओम्स कहते हैं अगर फिजिकल स्टेट किसी कंडक्टर का कांस्टेंट हो तो इसमें फ्लो होने वाली करंट आई पोटेंशियल डिफरेंस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वी के, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के। वी अपॉन आई, प्रोपोर्शनल अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। वी अपॉन आई, कांस्टेंट यहां लिया जाता है आर। यहां आर जो है स्टूडेंट ये कांस्टेंट भी है, आर रेसिस्टेंस भी है। आप इसको इधर लेके जाइए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई आर। यही ओम्स का लॉ है। रेसिस्टेंस क्या है, जो करंट को अपोज करता है, फ्लो होने से रोकता है, उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। अपोजिशन की वजह से कई सारी चीजें देखने को मिलती है, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि अपोजिशन से क्या होता है। तो रेसिस्टेंस को किसने इंट्रोड्यूस किया, ओम ने, इसीलिए इसका जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है। इस तरह का सिंबल बनाया जाता है रेसिस्टेंस के लिए, वो ओम का सिंबल है। रेसिस्टेंस क्या है, अपोज कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। अगर हम यहां आई इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज होगा, वी, या वी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज होगा, आई। तो स्टूडेंट अगर यहां पर फिजिकल फैक्टर, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं होंगे तो क्या जितना हम V इंक्रीज करेंगे उतना I इंक्रीज होगा, नो, अपोज कर देगा। V जितना अमाउंट में इंक्रीज करेंगे उतना नहीं इंक्रीज होगा। यही कारण है
कि ओम्स ने कहा था फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होना चाहिए, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मटेरियल की डेंसिटी कांस्टेंट हो, यानी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हर पोजीशंस पर पाया जाए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो एरिया, उसका स्ट्रेन कांस्टेंट हो, ऐसे सारे फैक्टर्स आपके बुक में दिए गए हैं। यहां पर ये आर लगाया क्यों जाता है, कांस्टेंट लाते क्यों है, आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कांस्टेंट लाने का पर्पस क्या होता है। आपने ग्रेड 11th से ही देखते आए, प्रोपोर्शनल हटाओ कांस्टेंट लाओ, प्रोपोर्शनल हटाओ कांस्टेंट लाओ, ये क्या है यार, कांस्टेंट लाने का फंडा क्या है, क्यों लगाते हो कांस्टेंट। आपने कहा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, समझो जरा, v मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो I इंक्रीज होगा या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक अगर इंक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज हो जाए, लेकिन क्या जितना v इंक्रीज कर रहा हूं उतना I इंक्रीज होगा, नो, जितना अमाउंट ऑफ v को इंक्रीज करते हो उतना I इंक्रीज नहीं होगा स्टूडेंट, इसलिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि दोनों इक्वल हो सके, तो v इज इक्वल टू r इंटू I, तो जब r से मल्टीप्लाई करते हैं तो v जितना इंक्रीज किया I उतना इंक्रीज नहीं होगा, r से मल्टीप्लाई होने के बाद ही वह उसके इक्वली इंक्रीज होगा, इसलिए कांस्टेंट लाया जाता है। दुनिया में कांस्टेंट लाने का एक ही पर्पस है, पर्पस समझ गया कि दोनों इक्वल तब होंगे जब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट टर्म अपने अकॉर्डिंग हर एक साइंटिस्ट लेते थे कि ये कांस्टेंट लेंगे क्योंकि इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जितना इसको इंक्रीज किए थे वो उतना इंक्रीज होगा, इसलिए हर जगह पर जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट होता है। समझ में आया ना, कांस्टेंट हर जगह पर सेम नहीं होता है, कहीं रिडबर्ग कांस्टेंट है तो कहीं फोर्स कांस्टेंट है, कहीं परमिटिविटी या फ्री स्पेस का बात किया गया, हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। रीजन समझ में आया कांस्टेंट अलग क्यों क्यों होते हैं, कांस्टेंट अलग है तो यही रीजन है। तो स्टूडेंट अब एक टर्म और बच गया है हमारा E, व्हाट इज E? EMF फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह एक एनर्जी है, फोर्स है जो किसी चार्ज को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चार्ज को। क्यों दिया जाता है? एक राउंड लगाने में, कंप्लीट पूरे सर्किट में एक राउंड लगाने के लिए किसी चार्ज को उतनी एनर्जी दी जाए कि एक राउंड लगा ले, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? V का जो फॉर्मूला था सेम वही है, EMF इज इक्वल टू W बाय Q। व्हाट इज W? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था? वोल्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है। तो ये चार टर्म से हम अवेयर हो गए, ओम्स के लॉ को भी समझ लिया। अगेन मैं बोल देता हूं ओम्स का लॉ, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट देन द फ्लो ऑफ करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। ऐसा कहा था, किसने कहा था? ओम्स ने। तो स्टूडेंट जो 12th ग्रेड की शुरुआत होती है वो किरचॉफ्स के लॉ से होती है। तो चलिए अब किरचॉफ्स का लॉ देखते हैं। स्टूडेंट किरचॉफ ने दो लॉ दिया था, एक लॉ को KCL कहते हैं, दूसरे लॉ को KVL कहते हैं। नाम समझ लेते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इस चैप्टर में, लेकिन किरचॉफ करंट लॉ दिया है तो उसको भी समझ लेते हैं। अगर कोई जंक्शन या नोड हो, वर्ड कहा मैंने? जंक्शन और नोड, ये वर्ड किरचॉफ ने यूज किया था। कोई जंक्शन या नोड हो, जंक्शन मतलब जहां दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आपस में ज्वाइंट होते हो। जैसे मुंबई की बात करूं मैं, यहां पर एक स्टेशन है वेस्टर्न में, उसका नाम है माहिम जंक्शन। वहां हार्बर और वेस्टर्न आपस में जुड़ते हैं। ऐसे वायर को अगर जोड़ते हो, दो वायर, दो कंडक्टर आपस में जहां जुड़ते हैं, उस पोजीशन को कहा जाता है जंक्शन। किसी जंक्शन पर अगर करंट आ रही है, ये करंट है, इनमें नाम दे देते हैं, ये करंट I1 है, करंट I2 है, करंट I3 है,
करंट I4 है, करंट I5 है, ऐसे आप और भी बढ़ा सकते हो। इस जंक्शन का नाम रख दिया मैंने O। किरचॉफ कहते हैं एट एनी जंक्शन और नोड द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। अलजेब्रिक सम आपको पता होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। किसने कहा? किरचॉफ ने। कौन से लॉ में? करंट लॉ। इसका मीनिंग समझते हैं। किरचॉफ कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरिंग करंट है वह इसको इक्वल होगा किसके? आउटगोइंग करंट के। इंटरिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, यानी जंक्शन पर जितना करंट यहां आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। जंक्शन पर कोई करंट नहीं रुकेगा। तो चलिए, करंट क्या है आने वाला? I1 प्लस I2। आउटगोइंग करंट क्या है हमारा? I3 प्लस I4 प्लस I5। ये कौन सा करंट है स्टूडेंट? इनकमिंग। ये आउटगोइंग। सबको इस साइड ले आते हैं। I1 प्लस I2 माइनस I3। माइनस क्यों? यहां प्लस था, इक्वल के इस साइड लाया माइनस। प्लस है माइनस I4 माइनस I5, वहां कुछ नहीं बचा। कितना बचा? जीरो। यह क्या है? सिग्मा आई। मैं लिख सकता हूं करंट को ऐड किया ना, ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि इक्वल के इस साइड लाए। इज इक्वल टू किसके? जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। किरचॉफ ने साइन कन्वेंशन भी कहा था। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो, इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो, यहां से शुरुआत करना चाह रहे हो किरचॉफ के लॉ से, तो किरचॉफ ने कहा था आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, यानी इसको पहला स्टेप बनाओ, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो कैसे बनाएंगे? देखो, लॉ क्या था? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। तो किरचॉफ ने कहा था कि जितने करंट टुवर्ड द जंक्शन आएंगे उनका साइन पॉजिटिव होगा, और जितने करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होंगे उनका साइन नेगेटिव होगा। तो यहां देखो, I1 टुवर्ड द जंक्शन है पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है नेगेटिव, I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन है नेगेटिव, I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन है नेगेटिव, इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इक्वल के इस साइड ले जाता हूं तो देखो ये उस साइड जाएंगे, यानी ये इंटरिंग करंट आउटगोइंग करंट मिल गया। इंटरिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, दोनों कॉन्सेप्ट यही है। या आप बोलो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो, या इंटरिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, दोनों बात सेम है। तो ये था किरचॉफ का करंट लॉ। लेकिन इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? अब बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही होगा ना, लोअर ग्रेड में हमने पढ़ा था। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक, उसमें हम इसको अगेन चेंज कर देंगे, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। लेकिन नहीं, अभी यहां बात नहीं करेंगे। नाइदर कैन बी क्रिएटेड वाली बात करो। ऐसे जंक्शन पर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। जंक्शन पर चार्ज ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, यानी जितना आउटगोइंग करंट होगा उतना ही इनकमिंग करंट होगा। दोनों क्या होंगे? सेम। यानी 2 एम्पियर आ रहा है तो जाएगा चाहे 10 पार्ट में डिवाइड होकर जाए, I7 I8 I9 I10 10 पार्ट में, 2 ही एम्पियर सबको ऐड करने पर होगा। जंक्शन ना ही करंट अपने पास रखेगा और ना ही जंक्शन करंट को इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेस पर इसके बाद वाला जो टर्म है व्हीटस्टोन नेटवर्क, इसी के थ्रू हम पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए KVL देखते हैं। तो स्टूडेंट, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है algebraic sum of voltage and the algebraic sum of EMF is zero, ऐसा कुछ कहा है। कैसे डिफाइन करेंगे? ये वाले वर्ड को आप बोलो टोटल। टोटल बोल दिया मैंने। टोटल
algebraic sum of voltage and algebraic sum of EMF is 0। कुछ जगहों पर यहां माइनस भी लिखा रहता है तो घबराना नहीं, माइनस वो साइन कन्वेंशन करके एक टर्म होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा होता है। सिग्मा V माइनस सिग्मा E इज इक्वल टू 0 लिखा होता है, तो घबराना आप नहीं थोड़ा भी। आप देखिए V को मैं क्या लिख सकता हूं IR, क्योंकि ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR होता है, प्लस सिग्मा E इज इक्वल टू 0। यही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। इसको इस डायग्राम के थ्रू हम अप्लाई करना सीखेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा रूल जानना है, यानी साइन कन्वेंशन समझना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज ऑलवेज 0। ये कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। साइन कन्वेंशन क्या होता है ये समझ ले। अगर कोई क्लोज सर्किट है, देखो एक सर्किट है, ये अभी दोनों टच नहीं है तो ओपन सर्किट है, मैंने किसी कंडक्टर से इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में जो पाथ होता है उसी को हम कहते हैं लूप। अब लूप आप किधर से भी ले जा सकते हो, आप ऐसा भी ले जा सकते हो, आप ऐसा भी ले जा सकते हो। ऐसा कोई किरचॉफ ने रूल नहीं दिया है कि लूप आप किरचॉफ के अकॉर्डिंग ही लो, आप लूप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आप लूप लेते हो स्टूडेंट तो एक बात का ध्यान रखना, अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, जिस डिजायर डायरेक्शन में आपने लूप लिया है और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आपको जो वोल्टेज यानी IR लेना है, वोल्टेज यानी IR, सिंपल लैंग्वेज में कहूं, जब आप I लिखोगे तो उसको निगेटिव लिखना, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो जो IR लिखोगे वो पॉजिटिव लेना है, यानी करंट को आपको पॉजिटिव लेना है। तो करंट को लेकर साइन कन्वेंशन में दो बातें कही गई हैं। लूप ऐसे जा रहा है, बैटरी यानी EMF के जिस टर्मिनल पर पड़ रहा है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो EMF निगेटिव होगा स्टूडेंट, अगर वो निगेटिव हो पर इंसिडेंट होता है तो EMF पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया? चलिए इस सर्किट में अप्लाई करते हैं, तब आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा। तो स्टूडेंट चलिए इस सर्किट के थ्रू हम KVL अप्लाई करते हैं। लूप A C D F A, ये बड़ा वाला दे रहे हैं, आप A B C D E F A भी लिख सकते हैं। लूप A C D F A, मैंने बीच वाले पॉइंट्स को नहीं लिखा। चलिए किरचॉफ के लॉ को अप्लाई करते हैं। तो लूप का जो डायरेक्शन है वह आप अपने अकॉर्डिंग लोगे। लूप का डायरेक्शन कैसा हो सकता है, इधर भी हो सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा किरचॉफ ने कोई रूल नहीं दिया था कि लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही लेना या एंटी क्लॉकवाइज लेना। किरचॉफ ने, मैंने आपको क्या बताया, जो रूल दिया था वो कहा था कि अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो आप क्या लोगे, I को निगेटिव लोगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहां से। तो यहां R1 है, R1, यहां पर करंट क्या जा रहा है I1, दोनों का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। बैटरी लास्ट में लिखेंगे। यहां आते हैं, करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन, लूप ऐसा जा रहा है, सेम है क्या, हाँ, माइनस I1 R2। ये बीच वाले पॉइंट्स को भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे लूप में ये नहीं है। नीचे आते हैं, जैसे यहां आगे बढ़े, लूप नीचे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट यहां बैटरी से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, प्लस I2 R4। प्लस क्यों लिया समझ में आया? साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैटरी लास्ट में लिखा जाएगा। करंट कहां आ रहा है, इस डायरेक्शन में, लूप इस डायरेक्शन में, प्लस I2 R5। E1 ऐसा चलो जाएंगे तो क्या देखेंगे, ये लूप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर इंसिडेंट हो रहा है,
यानी हम लिखेंगे प्लस E1। E2 के लिए क्या होगा, लूप बैटरी के पॉजिटिव पर इंसिडेंट हो रहा है, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। अगेन फिर से बता दे रहा हूं, R1 और यहां से करंट जा रहा I1, लूप मैंने इस डायरेक्शन में लिया है इसीलिए माइनस ले रहा हूं, लूप इस डायरेक्शन में लेता तो प्लस होता। आप कहोगे सर ये सब प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता तो आंसर अलग आएगा। नो, आंसर वही आएगा, आप ट्राई कर सकते हो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट लूप में अप्लाई करते हैं केवीएल, छोटा लूप लेते हैं, ये वाला लूप लेते हैं, ऊपर वाला। यहां से स्टार्ट करें। अब बोलो लूप का नाम क्या है, लूप ABEFA, ये हमारा लूप है स्टूडेंट। डायरेक्शन बोलो, इस तरफ करंट का डायरेक्शन सेम, माइनस I1 R1। जरूरी नहीं है इसमें इस तरफ लिए थे तो दूसरे बार भी इसी तरफ लो, आप उधर भी ले सकते थे। माइनस I1 R1, R2 माइनस I1 R2, क्योंकि करंट तो यहां I1 ही आ रहा है ना, डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब देखो यहां से करंट इधर जा रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से I1, तो यहां कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2 करंट जा रहा है, यानी यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर, मिला के कितने एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखो, लेकिन लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम माइनस लिखेंगे, माइनस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R4। ऊपर गए, R1 ले चुके हैं, बैटरी मिली, नेगेटिव टर्मिनल पर इंसिडेंट हुआ, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ये वाले हम देखते हैं, लूप अगर आप ऐसा लेते हो, ऐसा लेते हो या ऐसा लेते हो, आपके ऊपर है। क्या नाम है लूप का बताइए, लूप BCDEB, ये हमारा लूप। करंट, लूप ऐसा है, करंट ऐसा है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, करंट क्या है वहां पे I2, I1 तो इधर चले गया ना, I2 है यहां पर करंट, रेजिस्टेंस क्या है R4, I2 R4 प्लस लिया मैंने, यहां रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, R5 है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, प्लस I2 R5। अब ऐसे आगे बढ़े, R4 को लेकर क्या बात कही है, R4 में देखो लूप ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R4। अब देखो R5 मैंने पहले लिया, R4 बाद में है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी के कहां इंसिडेंट हो रहा है लूप, पॉजिटिव टर्मिनल पर इंसिडेंट हो रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो अगर पॉजिटिव पर इंसिडेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। जब किसी भी सर्किट को सॉल्व करोगे, इसके बेस पर बेसिकली मैंने पहले ही कहा है न्यूमेरिकल आता है, तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप किसी भी 2 ही लूप को लेना, 3 बार सॉल्व मत करना। जहां से आपको डेटा निकालना है, एक उस पार्ट को लेना, एक दूसरा जहां गिवन ज्यादा हो उस पार्ट को लेना। फिर आपको लीनियर इक्वेशन जो आपने 10th ग्रेड में पढ़ा था, कुछ ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन मिलता था ना, या कभी कभी नंबर आते थे 3, 5, 7 ऐसा। वैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आई और जो भी v रहेगा या e रहेगा आपको मिल जाएगा। होप आपको किरचॉफ्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन नेटवर्क की, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की। थैंक यू स्टूडेंट।